नमस्कार साथियों, हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है आपके अपने परिवार बीपी स्टडी ग्रुप में। इसकी सीरीज चल रही है जिसमें आज हम 25वां सेट देखेंगे। 25वां सेट प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको हमने एक जगह कलेक्ट किया है। आइए तो एलपी बूस्टर डोज प्रारंभ करते हैं बिना समय नुकसान किए। चलिए, पहला प्रश्न कहता है डायमेंशनल फार्मूला फॉर लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा की बीमीय सूत्र है। आयामी डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो देखिए, किसी का भी डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए पहले हमको उसका फार्मूला पता होना चाहिए। उसके फार्मूला से उसका मात्रक निकलेगा और मात्रक से उसका डायमेंशनल फार्मूला निकलेगा। तो गुप्त उष्मा L इक्वल टू होता है Q बाई M। तो जहां पे Q जो होता है, Q वस्तु को दी गई या वस्तु द्वारा मुक्त की गई उष्मा ऊर्जा होती है। तो क्या है? ये उष्मा ऊर्जा है, वस्तु के द्वारा दी गई या वस्तु के द्वारा उत्सर्जित की गई, निकाली गई। तो ये एक उष्मा ऊर्जा है। उष्मा ऊर्जा है, क्या है? उष्मा ऊर्जा। तो और M जो है क्या है? M यहाँ पे द्रव्यमान है, द्रव्यमान। और जबकि जो उष्मा ऊर्जा है, ऊर्जा है तो जूल हो गया, और ये द्रव्यमान है तो द्रव्यमान, इसका मतलब केजी हो गया। तो जूल पर केजी ये इसका मात्रक हो गया। लेटेंट हीट का मात्रक क्या हो गया? जूल पर केजी। अब देखिए, अब जूल का हमको यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला निकालना होगा या फार्मूला निकालना होगा। तो देखिए, हम यहाँ पे लिखते हैं यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। तो यूनिट ऑफ हीट एनर्जी तो जूल हुआ। और जूल को हम क्या लिख सकते हैं? जूल को हम लिख सकते हैं क्या? न्यूटन इंटू मीटर। और न्यूटन इंटू मीटर में न्यूटन को क्या लिख सकते हैं? न्यूटन को हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, ये मीटर ही रह जाएगा। ठीक है, अब इसको हम और चेंज कर लेते हैं। तो देखिए, इसको लिख सकते हैं केजी मीटर, एस की पावर ऊपर चला जाएगा तो -2 इंटू मीटर। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड की पावर -2। और इसको अभी और हम चेंज करें, या इसका हम यहाँ पे बीमीय सूत्र लिखते हैं, इसकी बीमा। अगर हम इसका बीमा लिख लेते हैं इसको, तो केजी का होता है M, और मीटर का होता है L की पावर 2, और सेकंड का होता है T की पावर -2। तो इसकी बीमा हो गई। अब बच गया द्रव्यमान। तो द्रव्यमान की बीमा क्या होती है? मास। अभी हम लोग यहाँ लिखे केजी, तो केजी की बीमा क्या होगी? M, कैपिटल M। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बीमीय सूत्र यानी गुप्त उष्मा का बीमीय सूत्र लिख लेते हैं। बीमीय सूत्र देखिए कितना आसानी से निकल गया ये। तो बीमीय सूत्र हो गया आपका जूल पर केजी, ये सूत्र हो गया। और अभी हम दोनों का निकाल चुके हैं। तो जूल का हम लोग बीमा क्या निकाला? M L की पावर 2 T की पावर -2। और केजी का क्या निकाला? M। तो M से M कट गया, तो आपका बच गया क्या? L की पावर 2 T की पावर -2। और इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, M की पावर 0 L की पावर 2 T की पावर -2। ऑप्शन में देखिए आपके पास कहाँ है ये? M की पावर 0 L की पावर 2 T की पावर -2, ये ऑप्शन ए में है। ए में है। बीमीय सूत्र हमेशा बड़े ब्रैकेट में होता है, तो उसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। देखिए, इतना निकालने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट इसका बीमीय सूत्र याद रखें। बीमीय सूत्र, गुप्त ऊष्मा का बीमीय सूत्र होता है M की पावर 0 T की पावर L की पावर 2 T की पावर -2। ठीक है, लेकिन आपको निकालने भी आना चाहिए। अगर भूल गए तो कैसे निकालेंगे? 2 नंबर प्रश्न कहता है कि प्लैंक कांस्टेंट हैज द इक्वल डायमेंशनल फार्मूला। कह रहा है कि प्लैंक स्थिरांक का आयाम यानी बीमीय सूत्र इनमें से किसके समान होता है? तो देखिए, सबसे पहले तो हमको बीमीय फार्मूला निकालना आना चाहिए। तो चलिए, हम पहले प्लैंक कांस्टेंट का बीमीय फार्मूला निकाल लेते हैं, उसके बाद हम फिर आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, प्लैंक कांस्टेंट जो होता है उसको H से डिनोट किया जाता है, H से। लेकिन फार्मूला जो होता है वो होता है E बराबर H न्यू। ठीक, जहां पे E क्या है? ऊर्जा है। E क्या है? E है ऊर्जा। और H क्या है? H जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक, प्लैंक कांस्टेंट है, कांस्टेंट। और न्यू जो है, न्यू ये है आवृत्ति। आवृत्ति जिसको कहते हैं, एन से भी डिनोट किया जाता है, यहाँ पे न्यू से डिनोट किया जाता है, न्यू। ठीक, ये है आवृत्ति। न्यू क्या है? आवृत्ति। तो यहां से अगर आप एच निकालना चाहें तो एच इक्वल टू हो जाएगा ई बाई न्यू। ठीक, अब देखिए, ई क्या है? ऊर्जा। तो ऊर्जा ई इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर भी तो होता है ऊर्जा। एम भी
एम भी स्क्वायर भी तो होता है ऊर्जा। तो यहाँ इसका अगर हम फॉर्मूला निकालें तो 1/2 कांस्टेंट हो जाता है, और एम का हो गया केजी, और भी स्क्वायर यानी वेग का स्क्वायर। तो एम यहाँ क्या है, द्रव्यमान, भी क्या है, वेग, वेग का स्क्वायर है, और वेग का फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे केजी हो गया इंटू मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम इसको केजी लिखें और दोनों के ऊपर अगर हम गुड़े तो ये मीटर स्क्वायर हो गया और ये सेकंड का स्क्वायर हो गया। इसको हम और इस तरह से रूप लिखे तो केजी इंटू मीटर स्क्वायर इंटू एस की पावर -2, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका अगर हम बीमीय सूत्र लिखते हैं तो इसको लिख लेंगे एम का हो गया केजी का हो गया एम, मीटर का हो गया एल की पावर 2, और सेकंड का हो गया टी की पावर -2। तो ये हो गया आपका ऊर्जा, ई की बीमा हो गई ऊर्जा। ठीक, और देखिए यहाँ भी तो ई ही था, ई बराबर एच बराबर ई बाई न्यू। तो अब यहाँ न्यू क्या है, आवृत्ति है। तो आपको पता है कि आवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है न्यू, अगर न्यू के रूप में लिखें तो न्यू इक्वल टू 1/t, या n इक्वल टू 1/t, या f इक्वल टू 1/t। ये तीनों के तीनों जो फॉर्मूला होते हैं सेम ही होते हैं। न्यू भी आवृत्ति होती है, n भी आवृत्ति होती है, जगह जगह के हिसाब से हम इसको चेंज करते रहते हैं। f भी आवृत्ति होती है। तो देखिए न्यू भी आवृत्ति, n भी आवृत्ति, और f भी आवृत्ति। ठीक, तो यहाँ पे हम इसका बीमीय फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो न्यू बराबर 1/t, तो 1/t यानी t ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा t की पावर -1। ठीक, तो अब हम यहाँ पे हम प्लैंक कांस्टेंट एच की हम बीमा लिखते हैं। तो एच बराबर ई बाई न्यू, ई की बीमा हो गई एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 और बटे टी की पावर -1। ठीक, अब इसको और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आप ये हो जाएगा एम एल की पावर 2, एक कट गया तो एल की पावर टी की पावर -1। ये आपका निकल गया किसका, प्लैंक कांस्टेंट एच का, प्लैंक कांस्टेंट एच की बीमा। अब इसी बीमा के समान होती है कांस्टेंट, इसी बीमा के समान होती है एंगुलर मोमेंटम की जो बीमा होती है जस्ट एकदम इसी के समान होती है। ऊर्जा की बीमा जो होती है, ऊर्जा की बीमा होती है एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। आवृत्ति की बीमा अभी मैंने निकाली, अभी बताई, आवृत्ति की बीमा होती है टी की पावर -1। ठीक है, और संवेग की जो बीमा होती है एम एल की पावर एम एल टी की पावर -1। और कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग की जो बीमा होती है एम एल की पावर 2 टी की पावर -1। तो आप ध्यान से देखिए कि प्लैंक कांस्टेंट और कोणीय संवेग की बीमा समान है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए इतना एक छोटे से प्रश्न बनाने के लिए इतना समय देना बिल्कुल सही नहीं है। तो आप डायरेक्ट याद रखिए वैसे भौतिक राशियां जिनकी बीमा और मात्रक समान होते हैं। तो आइए हम कुछ ऐसी भौतिक राशियों के बारे में देखते हैं जिनकी बीमा और मात्रक समान होते हैं। देखिए समान मात्रक एवं समान बीमीय सूत्र वाली भौतिक राशियां, समान मात्रक और समान बीमीय सूत्र वाली भौतिक राशियां। देखिए पहला जो है चाल और वेग का बीमीय सूत्र समान होता है। इसका होता है चाल और वेग का बीमीय सूत्र होता है एल टी की पावर -1। ठीक है, भार और बल का बीमीय सूत्र और मात्रक समान होता है एम एल टी की पावर -2। प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग अभी मैंने निकाला एम एल टी की पावर 2 टी की पावर -1। तो यहां से आप इसको याद रखिए डायरेक्ट कि प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग का बीमा समान होता है। अब देखिए चौथा पॉइंट है कि कोणीय वेग और वेग प्रवणता की बीमीय सूत्र टी की पावर -1 होता है। और देखिए यहीं पे आप ये भी कर सकते हैं कि आवृत्ति की भी तो बीमा यही होती है सेम। अभी हमने पीछे बताया आवृत्ति की बीमा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आवृत्ति की भी बीमा सेम होती है। आवृत्ति कोणीय वेग और वेग प्रवणता, इन तीनों की बीमा समान होती है टी की पावर -1। देखिए संवेग और आवेग की बीमा समान होती है एम एल टी की पावर -1। ऊर्जा कार्य बल आघूर्ण इनकी बीमा भी समान होती है एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। ठीक है, अब देखिए दाब हो गया, प्रत्यास्था गुणांक हो गया, यंग प्रत्यास्था गुणांक हो गया, आयतन प्रत्यास्था गुणांक हो गया, दृढ़ता गुणांक हो गया। देखिए ये ध्यान से देखिए जितने भी गुणांक वाले हैं दाब और प्रतिबल। देखिए दाब का भी फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल, और प्रतिबल का भी बल बटा क्षेत्रफल, और प्रतिबल का भी फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। प्रतिबल का भी फॉर्मूला होता है क्या, बल बटा क्षेत्रफल। तो इसकी भी बीमा तो समान ही होगी ना। तो दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक
और दृढ़ता गुणांक, इनकी सबकी बीमा क्या होती है, समान होती है, ml t की पावर -1 t की पावर -2। ठीक है, अगला पॉइंट याद रखिए, देखिए आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता और विकृति, ये जो 5 राशियां हैं, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता और विकृति, ये मात्रकहीन और बीमाहीन राशियां, इनकी कोई मात्रक नहीं होती है और कोई बीमा नहीं होती है, तो ये पॉइंट याद रखिए। तो यहां से आप याद रख सकते। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, देखिए भौतिक राशियां जिनके मानक समान है वह है, अभी देखिए तुरंत हमने बताया पीछे कि दाब, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। ठीक, और प्रतिबल, प्रतिबल, प्रतिबल बराबर भी होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, और बल बटा क्षेत्रफल यानी बल का हो गया न्यूटन और क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर, न्यूटन और मीटर स्क्वायर। तो क्या इन दोनों की बीमा नहीं समान होगी, तो जब ये दोनों के सूत्र समान है तो इनकी बीमा भी समान होगी। तो देखिए ऑप्शन में दाब एवं प्रतिबल, इन दोनों की बीमा समान होती है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो गया। ठीक, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे एलपी में, 100% पूछे जाएंगे, आप इन्हें तैयार करें। 4 नंबर प्रश्न, फॉर्मूला वोल्ट इंटू चार्ज अपॉन टाइम कैन बी इक्विवेलेंट टू, मतलब सूत्र जो है वोल्ट गुणे आवेश बटा समय, यानी ये कह रहा है कि वोल्ट इंटू कुलाम अपॉन टाइम, ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमको पता है कि W बराबर होता है V इंटू क्यू, जहां पे W क्या है, कार्य है, तो कार्य बराबर वोल्ट गुणे चार्ज, तो वोल्ट यहाँ वोल्टेज है, ये V वोल्ट है, और Q क्या है, चार्ज है, चार्ज है, चार्ज यानी आवेश, आवेश। ठीक है, तो और W बराबर ये हो गया, और P बराबर होता है W बाई टी, और W के बारे में हमने यहाँ पढ़ा अभी, W बराबर V इंटू क्यू, तो V इंटू क्यू और बाई टी। तो आप ध्यान से देखिए किया या यही है, तो यही है, तो इसका फॉर्मूला हो गया P पावर का यानी शक्ति का। तो शक्ति कहाँ दिया हुआ ऑप्शन में, देखिए शक्ति ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हो गया आपका शक्ति, सही उत्तर। 5 नंबर सवाल कहता है निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, तो सदिश कह रहा है, सदिश यानी जिसमें दिशा हो, तो दिशा हो, दिशा और परिमाण, परिमाण तो दोनों में होता है, तो परिमाण और जिसमें दिशा हो, परिमाण और दिशा जिसमें होता है उसको सदिश कहते हैं। और दूसरा होता है अदिश, अदिश, अदिश का अर्थ होता है जिसमें दिशा नहीं हो, केवल क्या हो, परिमाण हो, केवल क्या हो, परिमाण हो। तो जिसमें केवल परिमाण होता है वो अदिश राशियां कहलाती हैं, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है वो सदिश राशियां कहलाती हैं। तो इसमें सवाल में जो कह रहा है निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, संवेग, कोणीय संवेग, संवेग तो सदिश राशि है। देखिए बल, बल भी एक सदिश राशि है, बल आघूर्ण, बल है, बल आघूर्ण है, तो ये भी एक सदिश राशि है। क्या टेम्परेचर में, तापमान में कोई दिशा होती है, क्या होती है दिशा, नहीं, टेम्परेचर में कोई दिशा नहीं होती है। तो वही कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, तो यही एक सदिश राशि नहीं है, बाकी तो ये सदिश है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों है, इसमें भी दिशा परिमाण दोनों है, बल में भी दिशा और परिमाण दोनों है, लेकिन टेम्परेचर में केवल क्या है, केवल परिमाण है, केवल मैग्नीट्यूड है। हमेशा हम कहते हैं कि केवल, जैसे हम ये तो नहीं कहते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस दक्षिण की ओर कोई दिशा होती है क्या, केवल हम 10 डिग्री सेल्सियस यानी केवल इसका परिमाण बताते हैं कि ये 10 डिग्री सेल्सियस है, केवल इसका हम परिमाण बताते हैं, इसकी दिशा हम नहीं बताते। तो ये क्या है, एक अदिश राशि है। और वही सवाल में पूछ रहा था कि सदिश राशि नहीं है, यही सदिश राशि नहीं है, ये एक अदिश राशि है। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न कहता है 1 वाट घंटा बराबर होता है, 1 वाट घंटा, देखिए 1 वाट आवर बराबर होता है, तो 1 वाट घंटा बराबर होता है 1 जूल पर सेकंड। तो घंटे को पहले सेकंड में बदल लें, तो 1 घंटे को सेकंड बनने के लिए 60 गुणे 60 करते हैं। ठीक, तो ये हो गया 6 के 36 और 2 जीरो, यही होगा। तो 1 घंटा किसके बराबर हो गया, एक वाट आवर 3600 जूल पर सेकंड के, जूल पर सेकंड के, तो 3600 जूल पर सेकंड के, तो इसको देखते हैं 3600 जूल, अच्छा इस फॉर्मेट में दिया, इसको चेंज कर लें, कोई नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻³ जूल, 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। ऑप्शन ए में सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो गया। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, एसआई सिस्टम इज, एक एसआई पद्धति में गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक बताइए। गुरुत्वाकर्षण नियतांक को हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी, ये है हमारा क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक, अब इसके मात्रक पूछ रहा है, तो मैंने कई बार बताया है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट याद रखें, आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी
की पावर -2, के जी की पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन बी में यहाँ पे दिया हुआ है। फिर भी ठीक है, हम फिर से इसको एक बार निकाल कर दिखा देते हैं और देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल केंद्र की ओर कार्य करने वाला परस्पर बल है जो किसी तीसरे वस्तु के आ जाने या माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है। कैपिटल जी का मान एकदम फिक्स होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एकदम फिक्स होता है, ये नहीं बदलता है। तो देखिए F इक्वल टू होता है m1 m2, दो बिंदुओं के बीच m1 और m2 दो बिंदुओं के बीच r दूरी पर रखी हुई हैं, तो इनके बीच फार्मूला लगता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ठीक है। और जब इसको हम मर्ज करते हैं तो F हो जाता है F इक्वल टू, यहाँ पे G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कांस्टेंट है, तो G F इक्वल टू हो जाता है F इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर, ठीक है। और यहां से अगर हम G का मात्रक निकालें तो F इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर और G इक्वल टू हो जाएगा G इक्वल टू F r स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो m1 m2 यानी मास 1 मास 2 का तो गुणा होगा, तो kg मास का हो गया kg, द्रव्यमान का हो गया kg, तो kg इंटू kg तो हो गया kg स्क्वायर, देखिए यहाँ kg स्क्वायर, और ऊपर फोर्स बल, तो बल का जो मात्रक होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है बल का, फोर्स का, तो यही लिखा हुआ है kg मीटर सेकंड स्क्वायर को ऊपर ले चले जाते हैं तो ऐसे लिखते हैं kg मीटर सेकंड की पावर -2, ठीक है। अब kg से एक kg कट गया तो आपका बच गया कितना, मीटर सेकंड की पावर -2 इंटू मीटर स्क्वायर और बटे 1 kg बचेगा, ठीक है। अब इस kg को भी ऊपर ले चले जाएंगे तो kg हो जाएगा kg की पावर -1, ये मीटर 2 मीटर यहाँ 1 मीटर यहाँ, तो ये मीटर 3 और सेकंड की पावर -2। तो यहां से जब हम इसका वो निकालेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर, ये आपका जी का मात्रक निकल जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का। यही हमसे पूछ रहा था कि जी का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का मात्रक क्या होता है, तो केजी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। और इसकी बीमा जो होती है, बीमा आप यहाँ लिखिए, बीमा याद रखिए, ये बार बार पूछा जाएगा, मीटर की m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2, ठीक है। और ये भी याद रखिए कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का जो मान होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 होता है, ये फिक्स होता है, ठीक। जी का मान 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलिए इससे संबंधित सारे तथ्य पूरे हो गए। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा लगभग है, तो 1 केजी द्रव्यमान, तो 1 केजी द्रव्यमान के बराबर ऊर्जा पूछ रहा है, तो E इक्वल टू mc स्क्वायर, फॉर्मूला लगा देंगे। m का मान दिया हुआ मास 1 केजी, ठीक, और c का मान होता है 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर ये दिया हुआ, ठीक है। इसको गुणा कर लेते हैं तो ये हो गया आपका 1 × 3 × 9 × 10 की पावर 16, इसको हम सिंपल लिख दें तो 9 × 10⁻16, ये हो गया आपका। देखिए 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य लगभग ऊर्जा कितनी है, तो लगभग 10 की पावर 16 कहाँ है, 10 की पावर 16, इसमें 17 दिया हुआ है, कोई बात नहीं, ये जूल ही होगा, ऊर्जा है तो जूल ही होगा। तो यहाँ 10 की पावर 17 जूल दिया हुआ है, तो ये आपका सही आंसर हो गया, क्या लगभग में है, तो ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। देखिए सबसे पहले तो व्युत्पन्न मात्रक क्या है, तो देखिए आधारी मात्रक से जो भी मात्रक निकल कर आते हैं, यानी आधारी की सहायता से जो भी मात्रक बनाए जाते हैं, आधारी मात्रक की सहायता से जो भी मात्रक बनाए जाते हैं, आधारी मात्रक की सहायता से जो भी मात्रक बनाए जाते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और ये आधारी मात्रक क्या है, तो आधारी मात्रक कुल 7 होते हैं, कितने होते हैं, कुल 7। तो आइए देख लेते हैं सातों को। देखिए लंबाई द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया आपके आधारी मात्रक। और इनकी सहायता से जो मात्रक बनाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। तो अब देखिए इनमें विद्युत धारा तो है, तो विद्युत धारा क्या है, ये तो आधारी मात्रक है ना, आधारी मात्रक तो कह रहा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, तो यही तो व्युत्पन्न मात्रक नहीं है क्योंकि ये आधारी मात्रक है। और ये सब तो आवृत्ति हुआ, प्लांक नियतांक हो गया, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये सभी तो मिलाकर बनाए जाते हैं ना आधारी मात्रक से। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, निम्न को सुमेलित करें और सही उत्तर प्राप्त करें, ठीक है। देखिए यहाँ भौतिक राशियां दिया हुआ है, उनके कुछ एमकेएस पद्धति में मात्रक दिए हुए हैं। तो देखिए प्रेरकत्व का होता है हेनरी, ठीक, और शक्ति का होता है वाट,
ठीक। और बी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का होता है टेस्ला, ठीक। और चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स होता है वेबर। तो आपको मिल गया, क्या मिल गया, तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ये ऑप्शन कहाँ है, 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन बी में है, आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। चलिए इसी प्रश्न के साथ हम कुछ मात्रक देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए लेंथ, लेंथ का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड, रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम, कंडक्टेंस का मात्रक होता है महो, महो, करंट का मात्रक होता है वोल्ट, ईएमएफ का मात्रक होता है वोल्ट, और चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक होता है कूलाम, मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, कैपेसिटर का मात्रक होता है फैराड, इंडक्टेंस का मात्रक होता है हेनरी, फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, अभी पीछे भी हमने देखा, टॉर्क का मात्रक होता है न्यूटन मीटर, कोणीय आवृत्ति, कोणीय एंगुलर, कोणीय आवृत्ति एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है रेडियन पर सेकंड, रेडियन कोणीय का होता है रेडियन और आवृत्ति का हो गया सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड, पावर वाट, पावर को वाट में डिनोट करते हैं, वाट मात्रक होता है वाट, इलेक्ट्रिक एनर्जी किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर स्क्वायर, करंट डेंसिटी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, फ्लक्स डेंसिटी वेबर पर मीटर स्क्वायर, एक वेबर पर मीटर स्क्वायर को टेस्ला कहते हैं, एक वेबर पर मीटर, एक वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, टेस्ला कहते हैं, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला, एमएमएफ, एमएमएफ एम्पियर पर टन, एम्पियर टन, एमएमएफ का मात्रक एम्पियर टन, फ्लक्स इंटेंसिटी, फ्लक्स इंटेंसिटी एम्पियर टन पर मीटर, एम्पियर टन पर मीटर, और रिलक्टेंस, रिलक्टेंस का मात्रक हो गया एम्पियर टन पर वेबर। आपको पता है ये मात्रक मैंने सब आरआरबी के पेपरों से कलेक्ट किया है, ये सब के सब मात्रक आरआरबी की परीक्षा में पूछे गए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में, आरआरबी के किसी भी एग्जाम में, जैसे आरआरबी एलपी, आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेई, ए, कहीं ना कहीं ये पूछे गए हैं, उनको मैंने एक जगह कलेक्ट किया है। आइए देखते हैं 11 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है। देखिए गीगा वोल्ट, तो गीगा वोल्ट जो होता है, गीगा वोल्ट, ये ऊर्जा की इकाई है, ये ऊर्जा की इकाई है, ऊर्जा की इकाई है, ठीक है। फैरेड वोल्ट स्क्वायर, फैरेड, फैरेड इंटू वोल्ट का स्क्वायर, ठीक है। तो फैरेड इंटू वोल्ट का स्क्वायर, यदि आप U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर को अगर सॉल्व करेंगे, तो हाफ सी वी स्क्वायर, सी क्या है, फैरेड है, और वोल्ट का स्क्वायर, ये भी तो ऊर्जा की इकाई है, ठीक। हेनरी वोल्ट स्क्वायर, हेनरी वोल्ट स्क्वायर, यानी U इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, एल हेनरी हो गया, तो एल आई स्क्वायर, तो ये भी तो एल आई स्क्वायर, एल आई स्क्वायर, ठीक, ये भी तो ऊर्जा की इकाई है, तो ये गीगा वोल्ट ऊर्जा की इकाई हो गई, ये भी ऊर्जा की इकाई हो गई, ये भी ऊर्जा की इकाई हो गई, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर ये ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये किसकी इकाई है, वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए बी बराबर होता है, बी बराबर होता है 5/a, बी बराबर होता है 5/a, और बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय, बी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है बी बराबर 5/a, यानी फ्लक्स बाई एरिया, यानी फ्लक्स बाई एरिया, तो फ्लक्स हो गया वेबर और एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, तो ये किसका मात्रक हो गया, आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो गया, किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। तो याद रखिए कि वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो गया। कहता है कि एक निकाय की आंतरिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है। मान लीजिए कोई सिस्टम है, कोई निकाय है, तो उसकी ऊर्जा जो है वो परिवर्तित होती है, तो इनमें से किस सिस्टम में, ऑप्शन जो दिए गए इनमें से किस सिस्टम में होता है। तो कह रहा है द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम चेंज, क्या समताप में परिवर्तन में होता है ऐसा, रुद्धोष्म परिवर्तन में ऐसा होता है, स्वतंत्र विस्तार में ऐसा होता है, चक्रीय प्रक्रम में ऐसा होता है, तो यही चूज करना है। तो आइए हम देख लेते हैं एक एक करके सबके बारे में। देखिए समतापीय प्रक्रिया में तापमान स्थिर रहता है, इसलिए आंतरिक ऊर्जा भी स्थिर रहता है, तो क्या समतापीय परिवर्तन में होगा ऐसा, नहीं होगा, ठीक। कह रहा है कि स्वतंत्र विस्तार में प्रारंभिक और अंतिम ताप समान होता है, इसलिए आंतरिक ऊर्जा स्थिर रहती है। इसका जब स्वतंत्र विस्तार सिस्टम चलता है तो इसमें प्रारंभिक और अंतिम ताप समान होता है, बाकी आंतरिक ऊर्जा स्थिर रहती है, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो समताप में भी कोई परिवर्तन नहीं, तो ये भी करिए। फिर कह रहा चक्रीय प्रक्रम, सिलेंड्रिकल प्रोसेस, तो सिलेंड्रिकल प्रोसेस में भी सेम आंतरिक ऊर्जा समान रहती है, इसमें भी आंतरिक ऊर्जा कोई बदलाव नहीं होता। देखिए कह रहा है कि एक चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा हमेशा समान होती है, तो ये भी नहीं होता। तो आखिर किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित होती है किसमें, रुद्धोष्म प्रक्रम में, एडियाबैटिक चार्ज में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित होती है। तो कह रहा है कि रुद्धोष्म प्रक्रिया में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, क्योंकि ऊष्मा हस्तांतरण शून्य होता है और कार्य परिवर्तन आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो रुद्धोष्म प्रक्रिया में क्या होता है, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिए गए
आयतन के लिए, मान लीजिए कोई आयतन दिया गया, इसके लिए निम्न में से किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे न्यूनतम होगा। तो देखिए आप 3 डायमेंशनल, जब मैथमेटिक्स में 3 डायमेंशनल पढ़े होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि सबसे जो कम पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो एक गोले का होता है, एक गोले का होता है, एक स्फेयर का होता है। स्फेयर यानी गोला यानी बॉल। तो ये जो बॉल होता है इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये सबसे कम होता है, सबसे कम पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है क्यूब, शंकु, गोला, बेलन। गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो सबसे कम होता है, और बाकी ये सबसे अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन का। सबसे अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन का, घन क्यूब, घन का सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक। ये शंकु है और ये बेलन है, ये बेलन और ये शंकु। ठीक, कहता है कि तापमान पैमाना जो किसी पदार्थ के गुणों पर निर्भर नहीं करता है, द टेम्परेचर स्केल विच इज इंडिपेंडेंट एट द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सबस्टांस। मतलब कह रहा है कि निम्न में कौन सा ऐसा जो स्केल है, कौन सा ऐसा टेम्परेचर स्केल है जो किसी सबस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, किसी प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करता है, पदार्थ के गुण पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, तो देखिए पैमाना होता है सेल्सियस पैमाना, ये पानी के हिमांक और गलनांक और क्वथनांक पर निर्भर करता है। पानी के लिख लेते हैं हम, सेल्सियस पैमाना जो होता है पानी के हिमांक, क्वथनांक और गलनांक पर निर्भर करता है। और र्यूमर स्केल जो होता है, र्यूमर स्केल तापमान की मानक इकाई है। तापमान की आपको याद होना चाहिए कि तापमान की ये मानक इकाई है, मानक इकाई है। इसी प्रकार एक और मानक होती है ये केल्विन। केल्विन जो होता है तापमान का, यह भी तापमान का मानक इकाई है, तापमान का मानक इकाई होता है, मानक इकाई। और फॉरेनहाइट, फॉरेनहाइट पैमाना जो होता है ये पदार्थ के गुण पर निर्भर नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन मिल गया क्या, फॉरेनहाइट, ये पदार्थ के गुण पर निर्भर नहीं करता है फॉरेनहाइट। तापमान पैमाना जो किसी पदार्थ के गुणों पर निर्भर नहीं करता है वो फॉरेनहाइट स्केल होता है। फॉरेनहाइट स्केल किसी भी पदार्थ के गुण पर निर्भर नहीं करता। तो आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है निम्न में से सबसे अच्छा उष्मीय चालक चुनिए। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में ही चुनना है सबसे अच्छा, इसमें से कौन सबसे अच्छा उष्मीय चालक है, सबसे गुड थर्मल कंडक्टर है, उष्मा का सबसे अच्छा चालक। तो देखिए लेड, एल्युमिनियम, हीलियम और स्टेनलेस स्टील, इनमें सबसे अच्छा उष्मीय चालक की हम बात करें तो यहाँ सबसे अच्छा उष्मीय चालक एल्युमिनियम ही है। लेकिन अगर हम घटते हुए क्रम में अच्छे उष्मीय चालकों की बात करें तो आइए हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे प्रश्न कह रहा है कि निम्न में सबसे अच्छा उष्मीय चालक, तो नीचे दिए गए ऑप्शन में सबसे अच्छा उष्मीय चालक कौन सा है, एल्युमिनियम है। परंतु यदि हम उष्मीय चालकता की बात करें तो सबसे घटते क्रम में सबसे अच्छा उष्मीय चालक, देखिए इसी क्रम में, तो देखिए हीरा जो होता है, हीरा क्या है, सबसे अच्छा उष्मीय चालक है, सबसे उष्मा का सबसे अच्छा, अच्छा सबसे अच्छा उष्मा का चालक है, उष्मा का चालक। इसके बाद होता है चांदी, उसके बाद होता है तांबा, उसके बाद होता है सोना, फिर होता है एल्युमिनियम। तो यहाँ एल्युमिनियम सबसे अंतिम में है। इनमें अगर इनकी हम बात करें हीरा, चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम में, तो सबसे अच्छा चालक कौन सा, उष्मा। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो हीरा। हीरा के बाद चांदी, चांदी के बाद तांबा, तांबा के बाद सोना, ये घटते क्रम में है एल्युमिनियम। तो लेकिन दिए गए ऑप्शन में यहाँ पे एल्युमिनियम ही था, तो सबसे, तो यहाँ पे एल्युमिनियम का सही उत्तर हो गया। 16 नंबर प्रश्न कहता है रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित नहीं करते हैं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या नहीं उत्सर्जित करते हैं, तो देखिए रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होता है, मान लीजिए कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ यहाँ रखा गया, तो यहाँ से अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक, तो यहाँ अल्फा किरणें दिया हुआ है, बीटा किरणें दिया हुआ है, ये भी उत्सर्जित होता है। अब रह गया पाजिट्रॉन और प्रोटॉन। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि बीटा किरणें जो होती हैं, बीटा किरणें से 3 किरणें और उत्सर्जित होती हैं। वो कौन कौन सी, देखिए इलेक्ट्रॉन, 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 पाजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो, और न्यूट्रिनो। तो बीटा किरणों से ये 3 किरणें और उत्सर्जित होती हैं। तो टोटल ओवरऑल देखें तो रेडियो एक्टिव पदार्थ से कौन कौन सी किरणें उत्सर्जित हुई, अल्फा, बीटा, और बीटा से इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इनमें पॉजिट्रॉन यहाँ दिया हुआ, तो पॉजिट्रॉन तो बीटा से ही उत्सर्जित हो गया। तो बच गया क्या, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन एक ऐसा कण है जो रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित नहीं होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो गया क्या, डी। तो आपको यहाँ याद रखना होगा कि अल्फा किरणें, बीटा किरणें, एक गामा किरणें भी होती हैं, गामा किरणें, फिर इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन, इतनी किरणें जो होती हैं वो उत्सर्जित होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न अब पूछे जाएंगे एलपी में 100%। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन एक शीतलक या अभिमंदक यानी कूलेंट या मॉडरेटर के बारे में पूछ रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट और मॉडरेटर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो आइए हम पहले तो देख लेते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में कूलेंट, मॉडरेटर या फिर ये सब चीजें क्या होती हैं। आइए देखिए, परमाणु रिएक्टर में भाग लेने वाले प्रमुख कारक,
एक होता है मंदक, मंदक को ही विमंदक कहा जाता है या मॉडरेटर कहा जाता है। ये तीनों नाम याद रखिए, मंदक, विमंदक या मॉडरेटर। ठीक, यहाँ पे जो मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है, मंदक या विमंदक या मॉडरेटर के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, वो बोरान की छड़, कैडमियम की छड़, भारी जल या ग्रेफाइट आदि मंदक का कार्य करते हैं। ये जितना भी मैंने नाम लिया, बोरान की छड़, कैडमियम की छड़, कैडमियम की छड़, भारी जल यानी D2O, इसी को हम गुरुजल भी कहते हैं, गुरुजल। ठीक, और ग्रेफाइट आदि मंदक का कार्य करते हैं। मंदक का मुख्य कार्य न्यूट्रॉनों को अवशोषित करके उनके गति को धीमा करना होता है। जो न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं नाभिकीय रिएक्टर में क्रिया के बाद जो न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनको अवशोषित करना, यानी उनको अवशोषित करके, जैसे मान लीजिए जहाँ 40 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं उनमें से कुछ को अवशोषित कर लेना और उनकी गति को धीमा कर देना, ये इनका काम है। ठीक, तो मंदक का मुख्य कार्य क्या है? न्यूट्रॉनों को अवशोषित करके उनकी गति को धीमा करना। और सबसे अच्छा, अगर हम बात करें सबसे अच्छा मंदक, तो सबसे अच्छा मंदक क्या होता है? भारी जल, D2O, इसी को हम कहते हैं गुरुजल। तो याद रखिए कि भारी जल, D2O, गुरुजल। वैसे होते तो हैं बोरान की छड़, कैडमियम की छड़, भारी जल, ग्रेफाइट, ये सब, लेकिन इसमें सबसे अच्छा बात करें तो हम भारी जल, D2O की बात करते हैं। ठीक है, और देखिए अगला पॉइंट, जब मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है तो उसे स्विमिंग पूल रिएक्टर कहते हैं। जैसे वे रिएक्टर जिनमें हम भारी जल, मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग करते हैं, वैसे रिएक्टरों को हम स्विमिंग पूल रिएक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्विमिंग पूल रिएक्टर। ठीक, और जब मंदक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है तो उसे हम पाइल रिएक्टर कहते हैं। ये प्रश्न दोनों पूछा गया है परीक्षा में, फिर पूछा जाएगा। आप याद रखिए कि वहां जहां मंदक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है उसे पाइल रिएक्टर कहते हैं, और जहां पे D2O भारी जल या गुरु जल का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम पूल रिएक्टर कहते हैं। एक पॉइंट ये हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं, बोरान तथा कैडमियम की छड़ नियंत्रक छड़ कहलाती हैं। बोरान तथा कैडमियम, ये जो छड़ें हैं इन्हें हम नियंत्रक छड़ भी कहते हैं। यदि पूछ ले कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ कौन सी है, तो नियंत्रक छड़ के रूप में अगर बात करें हम तो बोरान और कैडमियम की, और मंदक और विमंदक के रूप में बात करें तो हम भारी जल और ग्रेफाइट की। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। कह रहा है नोट कि जर्कोनियम एक ऐसा धातु है जो ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं एवं इनमें न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने का गुण पाया जाता है। अतः किसी भी नाभिकीय रिएक्टर में जर्कोनियम अवश्य उपयोग में लाया जाता है। देखिए, अब नाभिकीय रिएक्टर में जर्कोनियम भी एक ऐसा पदार्थ है कि जिसका उपयोग हम न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के रूप में किया जाता है। तो ये अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए क्या जर्कोनियम का उपयोग, निम्न में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो उसमें जर्कोनियम भी रहेगा और भी सब रहेंगे, और एक ऐसा ऑप्शन रहेगा जो नहीं किया जाएगा। तो जर्कोनियम भी आप याद रखिए कि नाभिकीय रिएक्टर में अवशोषक के रूप में, न्यूट्रॉनों के अवशोषक के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, कूलेंट, शीतलक। अब शीतलक यानी कूलेंट यानी ठंडा करना। तो देखिए, शीतलक के रूप में सोडियम तथा पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु शीतलक का कार्य करते हैं। अब यहाँ सोडियम तथा पोटेशियम के मिश्र धातु, द्रव मतलब कूलेंट, ठंडा करने के लिए, तो ठंडा करने के लिए सबसे अच्छा सोडियम और पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। नोट, अच्छे शीतलक में न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने की क्षमता कम होनी चाहिए। देखिए ये बात याद रखिए कि जो ठंडा तो करे लेकिन न्यूट्रॉन को अवशोषित ना करे, वो एक अच्छा शीतलक होगा। शीतलक का मतलब है केवल ठंडा करना, लेकिन न्यूट्रॉन को अवशोषण, न्यूट्रॉन की गति को बिल्कुल ही छेड़छाड़ नहीं करना। तो अच्छे शीतलक का गुण क्या होना चाहिए? अच्छे शीतलक में न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने की क्षमता कम होनी चाहिए। अब अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो कह रहा है एक नाभिकीय रिएक्टर में निम्न में कौन शीतलक या ऑब्लिक विमंदक के रूप में उपयोग होता है? विमंदक, अभी हमने बात किया, भारी जल, हैवी वाटर, भारी जल, और भारी जल को और हमने क्या क्या कहा था? इसी को कहते हैं हम D2O, इसी को कहते हैं हम गुरुजल, गुरुजल। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन सी। नंबर प्रश्न देखते हैं। एक लाल रंग के कांच के टुकड़े को अंधेरे में लाल तप्त स्थिति तक गर्म किया जाता है। ठीक है, एक लाल रंग का कोई टुकड़ा है, ठीक, उसको अंधेरे में हम इतना गर्म किए कि वो एकदम लाल तप्त हो जाए, लाल तप्त हो जाता है, लाल तप्त हो जाता है। तब कह रहा है कि गर्म किया जाता है, तो वह कैसा दिखाई पड़ेगा? A pieces of red glass when heated in dark to red hot state it will appear to be, अब वो कैसा दिखाई देगा? तो देखिए, आइए इससे संबंधित एक ट्रिक देख लेते हैं। देखिए, जब एक लाल रंग के कांच को अंधेरे कमरे में लाल गर्म अवस्था में गर्म किया जाता है तो यह हरा रंग का दिखाई देता है, क्योंकि किरचॉफ के अनुसार हरे रंग के प्रकाश के लिए लाल रंग की उत्सर्जन क्षमता अधिक होती है। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रिक से, ये देखिए, लाल रंग के एक लाल रंग के टुकड़े को अगर हम गर्म करते हैं तो वो एकदम लाल तप्त होकर हरे रंग का दिखाई देगा, ग्रीन कलर का। और यदि वायलेट रंग के को गर्म करते हैं तो वो येलो दिखाई देगा, येलो। और यदि ऑरेंज को हम गर्म करते हैं तो ब्लू दिखाई देगा। ठीक, तो एकदम ये सब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यदि ग्रीन को गर्म करेंगे तो रेड दिखाई देगा। मतलब ये आपको याद होना चाहिए कि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लाल गर्म किए ग्रीन दिखाई देगा, ग्रीन गर्म किए रेड दिखाई देगा। ठीक, ब्लू गर्म किए ऑरेंज दिखाई देगा, ऑरेंज गर्म किए
ब्लू दिखाई देगा, वॉलेट गर्म किए एलो दिखाई देगा, एलो गर्म किए वॉलेट दिखाई देगा। तो ये आपको ये चक्र याद रखना होना चाहिए। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ बनी होती है। अभी हमने बात किया ग्रेफाइट की और कैडमियम की। इसमें भी अगर आपको हम चुनना है कि सबसे अच्छा कौन है, तो इसमें कैडमियम की छड़ सबसे अच्छी होती है। तो आपका सही उत्तर हो गया कैडमियम। चूंकि ग्रेफाइट भी होता है, ऐसा नहीं है कि ग्रेफाइट नहीं होता है, लेकिन अगर मुख्य रूप से बात करें तो कैडमियम की छड़ होती है। कैडमियम की, अगर कैडमियम ऑप्शन में नहीं होता तो हम ग्रेफाइट को मारते, सेकंड ऑप्शन। ठीक। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जड़त्व आघूर्ण एक कोणीय वेग का गुणनफल होता है, यानी द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू। देखिए जड़त्व आघूर्ण समझिए, जड़त्व आघूर्ण आई से डिनोट करते हैं, आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण को आई से डिनोट करते हैं। ठीक। और कोणीय, कोणीय वेग, कोणीय वेग होता है ओमेगा। ठीक। और कोणीय संवेग, तो अब कोणीय पूछ रहा है कि जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग का गुणनफल क्या होता है, यानी इन दोनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, इन क्या कहते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोणीय संवेग कहते हैं। तो कोणीय संवेग बराबर होता है, कोणीय संवेग बराबर होता है, कोणीय इक्वल टू होता है आई इंटू ओमेगा, आई इंटू ओमेगा, यानी जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग, कोणीय वेग। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया, कोणीय संवेग। तो आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करते रहिए, निश्चित ही आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाएंगे किसी न किसी सेट में। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी प्रकार के बेहतरीन प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।